डन। गुड मॉर्निंग। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं लोकतंत्र के लिए विशेष महत्व रखता है। बहुत से लोकतंत्र देशों की सफलता में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसे हम लोकतंत्र देशों की आत्मा और आधार भी मान सकते हैं। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र देशों की सफलता में भी इसका योगदान रहा है। आज हमें जो अधिकार पाते जिसके दम पर हम प्रगति कर पाए हैं वो इसी की देन है। मतलब आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान पर। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में एक लंबी प्रक्रिया तय की गई थी। सबसे पहले 1922 में महात्मा गांधी द्वारा भारतीय लोगों को भारतीय संविधान निर्माण की बात कही गई थी, परंतु अंग्रेज सरकार ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। जब अंग्रेज सरकार को 1949 द्वितीय युद्ध में भारतीय लोक की आवश्यकता पड़ी, तब उन्होंने अगस्त प्रस्ताव द्वारा 1940 में पहली बार भारतीय लोगों के संविधान निर्माण की बात को माना। 1945 में इंग्लैंड में जब लेबर पार्टी सरकार आई तो उन्होंने पहली बार संकेत दिए कि जल्द ही भारत को आजादी उसके संविधान का निर्माण कर दिया जाएगा। 1946 में 3 सदस्यीय आयोग बना जिसे कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण किया जाना था। कैबिनेट मिशन का मानना था कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण करते समय भारतीय वयस्क नागरिकों के मतों का प्रयोग किया जाए। मतलब भारतीय संविधान सभा के लिए प्रत्येक भारतीय जो वयस्क था उसके मत के द्वारा भारतीय संविधान सभा के प्रतिनिधि को चुना जाए। परंतु मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग को लेकर किए गए विद्रोह के आधार पर पाकिस्तान की मांग के आधार विद्रोह के आधार पर यहाँ की कानून व्यवस्था विफल हो गई। 1935 में भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक प्रांत में विधानसभाओं का निर्माण किया गया था। कैबिनेट मिशन ने प्रत्येक विधानसभा के विधायक को यह अधिकार दिया कि वह अपने क्षेत्र से संविधान सभा के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन करे, ये अधिकार दिया गया। अब अधिकार के तहत यह शर्त की गई कि 10 लाख पर एक सदस्यों को चुना जाएगा। मतलब जहां पर 1 करोड़ की जनसंख्या है, किसी प्रांत की 1 करोड़ जनसंख्या है, तो वहां पर 10 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। हमारा संविधान जो है, संविधान सभा जो है उसमें मनोनीत भी है और निर्वाचित सदस्य भी है। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य देशी रियासतों से लिए जाने थे। 1 जुलाई 1946 में संविधान सभा के 296 सदस्यों के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस को 208 तथा मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए थे। मतलब कांग्रेस को संविधान सभा के पक्ष में ज्यादा मतों की प्राप्ति हुई थी। 3 जून को माउंटबेटन योजना के आधार पर हमारे देश का सांप्रदायिक विभाजन तय हो गया। मतलब इस्लाम के आधार पर, धर्म के आधार पर पाकिस्तान को बनना तय हो चुका था। संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। दोबारा से संख्या 329 निर्धारित की गई थी। अंत में जब संविधान सभा पर तक करने की बात आई तो भारत की संविधान सभा में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। राजस्थान से भी 11 सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए थे। सिर्फ एकमात्र हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसमें से कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सोमवार को प्रातः 11 बजे केंद्रीय हॉल में विधिवत शुरुआत की गई। इसके अध्यक्ष रूप में सत्यानंद सिन्हा को चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को ठीक 2 दिन के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान प्रारूप समिति जो 7 सदस्यीय थी उसके अध्यक्ष रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चुना गया, क्योंकि B.R. अम्बेडकर को भीमराव अम्बेडकर को इसी कारण संविधान का जनक भी कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। इसी दिन आत्मार्पित अधिनियमित किया गया और इसे अंगीकृत रूप भी प्रदान किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। मूल संविधान के अंतर्गत 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जो वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग
आपकी कक्षा 8 किताब के आधार पर आपकी बुक में एनसीईआरटी जो बुक जोड़ी गई है उस बुक में संविधान के, भारतीय संविधान के कुछ लक्षण बताए गए। पहला लक्षण बताया संघवाद। संघवाद का मतलब होता है एक से अधिक स्तर की सरकारों का देश में होना। देखिए, दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग पूरे देश के पैसे ना ले, इसके लिए प्रांत स्तर सरकारों की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही इनमें विवाद ना हो उसके लिए इनकी शक्तियों का भी बंटवारा कर दिया गया है। हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई है। सबसे पहले आती है संघ सूची या केंद्र सूची, जिसमें लगभग 100 विषय आते हैं, जिसके ऊपर कानून का निर्माण सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है। दूसरी आती है राज्य सूची, जिसमें लगभग 62 विषय आते हैं, जिनके ऊपर कानून राज्य सरकार बनाएगी, उसमें केंद्र सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। तीसरी सूची आती है संवैधानिक सूची, जिसमें 52 विषय आते हैं, जिनके ऊपर कानून केंद्र या राज्य सरकार दोनों मिलकर बना सकती है। परंतु कानून को लेकर राज्य केंद्र सरकार को विवाद होता है तो उसके ऊपर कानून सिर्फ केंद्र सरकार का ही मान्य होगा। दूसरा जो हमारा लक्षण बताया गया इसमें वो संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति के अनुसार यहाँ पर 3 सरकार के 3 अंग माने गए हैं। पहला अंग माना गया है व्यवस्थापिका, जिसे हम विधायिका कहते हैं। इसका कार्य है देश के लिए कानून बनाना। कार्यपालिका, जिसमें देश का प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिपरिषद आता है, उसका कार्य है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून की पालना करवाना। कभी विधायिका या फिर कार्यपालिका किसी कानून को लेकर कोई मतभेद हो जाता है तो उस मतभेद का निपटारा करने के लिए न्यायपालिका की भी स्थापना की गई है। तीसरा जो लक्षण भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है आपकी बुक के आधार पर वह है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत में प्रत्येक वयस्क नागरिक को, शुरुआत में इसकी उम्र 21 वर्ष थी, परंतु अब घटाकर इसकी उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया है। मतलब 18 वर्ष का जो नागरिक है वो भारत में अपनी सरकार चुनने के लिए अपने मत का प्रयोग कर सकता है। साथ ही अगर वो चुनाव लड़ना चाहे तो वो चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में जोड़ा गया क्योंकि बिना अधिकारों को किसी भी नागरिक का विकास नहीं हो सकता है। और साथ ही बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों की अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने ये विशेष अधिकार, मौलिक अधिकार संविधान में जोड़ा है। इसकी चर्चा 12 से लेकर अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक वर्णित की गई है। पहला जो अधिकार है वो समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद नंबर 14 से 18 में संकलित है। दूसरा जो अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 तक संकलित किया गया है। तीसरा अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में वर्णित किया गया है। चौथा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का आता है, जो संविधान के अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 में दिया गया है। पांचवा अधिकार शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद नंबर 29 और 30 में दिया गया है। अगला जो अधिकार आता है वो संविधान के आत्मा कहा गया है, उसके बिना इन मूल अधिकारों का महत्व नहीं है। वह अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 32 में संकलित किया गया है। उसके बाद में पांचवा आता है नीति तत्व, जो संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भाग नंबर 4 अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक दिया गया है। देखिए, मौलिक अधिकारों से व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास हो रहा था, परंतु किसी क्षेत्र का, समाज का विकास करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है। क्योंकि व्यक्तिगत विकास तो मौलिक अधिकारों से हो सकता था, परंतु आने वाले समय में कुछ ऐसे भी बिंदु थे जिसके आधार पर लोगों को वह मिलने चाहिए थे, यानी वह राहतें या वह अधिकार मिलने चाहिए थे, परंतु मौलिक अधिकारों में उनको शामिल करने का मतलब था वो अधिकार बहुत ज्यादा बड़े हो जाते और उन चीजों को लागू करने में, उन नीति तत्वों को लागू करने में एक लंबी प्रक्रिया तय करनी पड़ती और आर्थिक रूप से भी उनके लिए लंबा खर्चा करना पड़ता। इसलिए उसे संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों के रूप में मौलिक अधिकारों में न जोड़कर नीति तत्वों के रूप में जोड़ दिया है, जो भविष्य में लागू किए जा सकेंगे। अब देखिए, मौलिक अधिकार जो है वाद रूपी है, मतलब मौलिक अधिकारों को हनन होने पर हम उसके लिए कानून में, न्यायालय में जाकर अपील कर संवैधानिक उपचार के तहत वापस से
अपना सकते हैं, बहाल करवा सकते हैं, परंतु नित्य नित्य तत्व जो है अवाध है, मतलब नित्य नित्य तत्वों की प्राप्ति ना होने पर हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। फिर आता है धर्मनिरपेक्षता, जो आपकी एनसीईआरटी किताब के आधार पर भारतीय संविधान के लक्षण के रूप में अंतिम बिंदु बताया गया है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता मतलब धर्म के आधार पर कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा, ना ही राजकीय क्षेत्रों में किसी भी धर्म को महत्व दिया जाएगा। मतलब राजकीय धर्म के रूप में हमारे संविधान में किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। पाकिस्तान का राजकीय धर्म इस्लाम है, अमेरिका इंग्लैंड में ईसाई धर्म को महत्व दिया गया है, राजकीय धर्म बनाया गया है, परंतु हमारे भारत में सभी धर्मों को विशेष महत्व दिया गया है। मतलब यहां पर धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया गया है और उनकी धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए भी पर्याप्त अवसर दिए गए हैं। अपने धर्म को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए सभी लोग यहाँ पर अपनी सभाएं कर सकते हैं और साथ ही अपने इस प्रकार क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं जहां से वो अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार कर पाए। आपकी एनसीईआरटी पुस्तक कक्षा 8 के आधार पर इतना ही टॉपिक आपके इस पाठ में दिया गया है। अगला जो चैप्टर आएगा उस चैप्टर में हम अगली चर्चा करेंगे।